नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना के आज 1226 मरीज मिले हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अब तक 51,866 कोरोना संक्रमित मिले हैं और आज 21 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। तो अब तक 1206 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में आज 822 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक 39,399 मरीज ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,261 है। तो आज 21 मरीजों की कोरोना से मौत भी हुई है मध्य प्रदेश में। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस बुलेटिन में बारिश, बाढ़ और मुसीबत की। तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। करीब करीब सभी डैम लबालब हो गए हैं और कई डैम के गेट भी खोले गए हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं बारिश लगातार हो रही है। शहरों में भी जलभराव की स्थिति हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भारी बारिश को लेकर बैठक की है और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए गए हैं। इधर मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। 5 जिलों में रेड अलर्ट और 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में लगातार बारिश के बाद भदभदा डैम लबालब भर गया, जिसके बाद डैम के गेट खोले गए। इससे कलियासोत नदी का जल स्तर बढ़ गया। नदी के किनारे बसे दामखेड़ा गांव में घरों में पानी घुस गया, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इधर भोपाल शहर में भी जल भराव की स्थिति बन गई। भोपाल के भानुपुर गढ़ी के नाले में मैजिक वाहन बह गया। ये वाहन मोबाइल टावर सुधार कार्य में लगा था। भारी बारिश से इंदौर भी पानी पानी हो गया। शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया। घरों, मोहल्लों और कॉलोनियों में भी पानी भर गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। आलम यह हो गया कि सड़कों पर नाव चलने लगी। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में लगा है। लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। देपालपुर से लगे देपालपुर में यशवंत सागर बांध के 6 गेट खोले गए हैं, जिसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। लोगों के घरों से लेकर बिजली ग्रिड तक में पानी भर गया, जिससे इलाके की बिजली गुल हो गई। उज्जैन में भी लगातार बारिश हो रही है। क्षिप्रा नदी उफान पर है। उज्जैन में क्षिप्रा के रामघाट पर बने सभी मंदिर जलमग्न हो गए। उज्जैन के उन्हेल में नागदा क्षेत्र में बनी चंबल नदी समेत अन्य नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। घरों, सड़कों और खेतों में पानी भर गया है। नागदा में चंबल किनारे बना मां चामुंडा का मंदिर जलमग्न हो गया है। होशंगाबाद में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नर्मदा समेत कई नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। इधर तवा डैम के 5 गेट खोले गए, जिसके बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। रायसेन में बारना नदी उफान पर है, जिसके बाद बारना बांध के 4 गेट खोले गए। प्रशासन ने निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया है। इधर बारना नदी का पुल डूब गया है, जिसके चलते भोपाल जबलपुर मार्ग बंद है। देवास में भी लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। तवा डैम के गेट खोलने से नदी का जल स्तर बढ़ गया है। इधर देवास के चांदना गांव में एक कार नाले में बह गई। कार सवार 2 लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। दोनों की तलाश जारी है। सीहोर में भारी बारिश के बाद कुलास नदी उफान पर है। 20 से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिसके बाद प्रशासन ने घरों में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। सीहोर के कुलास नदी में 3 अलग अलग घटनाओं में 3 कार बह गई। इन हादसों में 9 लोग तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने उनका रेस्क्यू किया। दमोह में सुनार नदी उफान पर है। पुल पर पानी आ गया है, जिससे आवागमन बंद हो गया है। लोग अब रेलवे के पुल से जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है।
धार जिले में भी लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बदनावर की कानवन नदी भी उफान पर है, जिसके कारण नगर के बस स्टैंड समेत निचली बस्तियों में कमर तक पानी भर गया है। लोगों के घरों और दुकानों में लबालब पानी भरा है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी उफान पर है, जिसके चलते हथनूर पुलिया जलमग्न हो गई है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। विदिशा में भी बेतवा समेत तमाम छोटी बड़ी नदियां और नाले उफान पर हैं। भेजो का छोटा पुल डूब चुका है। शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। बेतवा से लेकर बर्री घाट तक के पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इधर देपालपुर से बड़ी खबर बोल रही है। देपालपुर में जहां भारी बारिश के बाद बेनड़िया तालाब ओवरफ्लो हो गया है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा तालाब है बनेड़िया तालाब, और तालाब की दीवार से ओवरफ्लो होकर पानी गिर रहा है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा तालाब बनेड़िया तालाब, और उसकी पाल से ये ओवर होकर पानी गिर रहा है। देपालपुर में मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा तालाब, और देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बीते दिन से देपालपुर में बारिश का दौर जारी है, और अब मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा तालाब देपालपुर का बनेड़िया तालाब ओवरफ्लो होने लगा है। पूरा भर चुका है बनेड़िया का तालाब, जो कि मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा तालाब माना जाता है, और अब पूरा भर चुका है और ओवरफ्लो होने लगा है। हालांकि यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से अब प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, और इस तरह से जो बनेड़िया का तालाब है ओवरफ्लो होकर यहाँ पर जो बनेड़िया तालाब का पानी है वो ओवरफ्लो होकर नीचे की ओर बहने लगा है, जिसे देखने के लिए लोग तो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से यहाँ पर लोगों को यहाँ आने में रोक लगाई गई है। IBC 24 देपालपुर। इधर इंदौर में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब 181 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 3 मरीजों की मौत हो गई है, जिसको मिलाकर कोरोना मरीजों की संख्या 10,967 पर पहुंच गई है, और मृतकों का आंकड़ा 356 हो गया है। इधर 10 नए इलाकों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। हालांकि स्वस्थ होने पर 90 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। फिलहाल अब तक 7,524 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,087 है। आपको बता दें कि इंदौर में अब तक 1,91,332 लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। और इधर जबलपुर के नए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पदभार ग्रहण करते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। कलेक्टर ने प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसमें कोरोना की जांच के सैंपल साइज बढ़ाने और कोरोना डेथ रेट घटाने पर विचार मंथन किया गया है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण और मरीजों की मौत रोकना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना उनका पहला मकसद है। कोशिश यही रहेगी कि सैंपल की साइज़ बढ़ाई जाए, और जो रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी सैंपल की साइज़ बढ़ेगी तो उससे आइडेंटिफिकेशन फास्ट होगा। साथ साथ में जो कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट हैं या जो पहले से बीमार पेशेंट्स हैं उनको पहले ज़्यादा फोकस कर लिया जाए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाए, ताकि डेथ जो है उसको कम किया जा सके और अंततः उसको रोका जा सके। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के पहले ग्वालियर में आज बिग पॉलिटिकल शो हुआ, और एक तरह से बीजेपी ने सदस्यता अभियान का आगाज करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सिंधिया समर्थकों को अपनी पार्टी में एंट्री दिलाई। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने कोरोना संकट के बीच हो रहे इस प्रोग्राम के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। सिंधिया जी और उनकी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी में आई है। आज हजारों लोग सम्मिलित हो रहे हैं। हम आनंदित और प्रसन्न हैं गणेश चतुर्थी के इस दिन, और इसी संकल्प के साथ
कि ग्वालियर का भी, चंबल का भी सर्वांगीण विकास होगा। अभी तो शुरुआत है, आप देखते जाओ। जो अलख शिवराज सिंह जी ने यहाँ जगाई है विकास की, प्रगति की, हमारा एक ही सोच और मकसद है, क्षेत्र का विकास, प्रगति और गरीबों की उन्नति। देश में जो कोरोना की महामारी है उसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती है, लेकिन आज आप देख रहे हैं पिछले करीब 20 दिन से ग्वालियर चंबल के जो भारतीय जनता पार्टी के जो भगोड़े लोग जो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए और वो जगह जगह इस तरह की मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग, हमारे सारे कांग्रेस के लोग इस बात का विरोध करते हैं। गिरफ्तारी तो जो मैं अभी गाड़ियां देख रहा हूं उसमें करीब 2,500 से 3,000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं और प्रोटेस्ट में 5,000 लोग शामिल हुए हैं। और इधर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज दतिया की पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन किए और गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 200 पथ विक्रेताओं को 2 करोड़ 20 लाख की राशि भी बांटी। अपने संबोधन में उन्होंने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के नेता झूठ फरेब की राजनीति करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लिखित में झूठ बोलने वाली विश्व की एकमात्र पार्टी है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल में मध्य प्रदेश के साथ पूरे प्रदेश में महंगाई और भ्रष्टाचार में इजाफा हुआ है। पांसे ने कहा है कि देश में खाद्य सामग्री से लेकर रेल किराया महंगा हो गया है, तो प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। इस बीच सरकार सरकारी उपक्रमों को बेचने पर तुली हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में जितनी बेरोजगारी पिछले 6 साल में बढ़ी है उतनी पिछले 40 साल में नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परिवहन सेवा ठप होने से लोगों के साथ मरीजों को भी भारी परेशानी हो रही है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ठीक हुए मरीजों को घर जाने के लिए बसें तक नहीं मिल रही है। कुल मिलाकर जनता चारों ओर से परेशान है और ऐसे में उपचुनाव में बीजेपी का सरकार में जाना तय है। पांसे ने कहा कि प्रदेश में फिर कांग्रेस सरकार आएगी और जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। केंद्र में जब से मोदी जी की सरकार आई है, महंगाई और खाद्य सामग्री या रेलवे का किराया हो, रेलवे का भाड़ा हो, वे वस्तुओं के दाम सरकार के नियंत्रण में नहीं रह पाए। कि जो सरकारी उपक्रम अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते थे उन्हें बेचा जा रहा है, चाहे वो रेलवे हो। इधर छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुल नाथ 24 अगस्त को छिंदवाड़ा आएंगे। अपने इस 3 दिवसीय दौरे में वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सांसद नकुल नाथ 24 अगस्त को सुबह 11:15 बजे विशेष विमान से यहां पहुंचेंगे। इसके बाद वो देवरी गांव पहुंचकर दिवंगत मनमोहन शाह बट्टी के घर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। इसके बाद बोहना खेरी पहुंचकर दिवंगत रमेश यदुवंशी के घर जाकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। रीवा में ईओडब्ल्यू की टीम ने सीएमएचओ दफ्तर में दबिश दी। टीम ने यहां कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी हुए बजट के दस्तावेज खंगाले। दरअसल ईओडब्ल्यू को कोविड-19 को लेकर जारी बजट में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की। जैसे ही जांच के लिए ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची तो सीएमएचओ दफ्तर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में भोजन समेत अन्य कई व्यवस्थाओं के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ। तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर आर.एस. पांडे पर इसका आरोप लगा है। दरअसल भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद कल डॉक्टर आर.एस. पांडे को पद से हटा दिया गया है और आज ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश देकर जांच शुरू की। गंभीर वित्तीय अनियमितता और बजट के संबंध में प्राप्त हुई थी, जिसका सत्यापन करने के लिए आज आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई रीवा की पूरी टीम यहाँ पर दस्तावेजों के संकलन के लिए आई हुई है। दस्तावेजों को प्राप्त करने के उपरांत उनमें जो तथ्य सामने आएंगे वैसी कार्रवाई आगे की। मुरैना में उद्योगपति रमेश गर्ग और उसके भाई के 4 ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। सुबह से सीबीआई की टीम जीवाजीगंज स्थित उनके कार्यालय केएस ऑयल फैक्ट्री के एस कॉम्प्लेक्स समेत 4 जगहों पर पहुंची है और इससे पहले भी 2010 में रमेश गर्ग पर इनकम टैक्स और सीबीआई का छापा पड़ा था, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्ति की जानकारी मिली थी। अभी भी रमेश गर्ग पर बैंकों का लगभग 3,500 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बकाया है, जिसमें बड़े स्तर पर धोखाधड़ी की शिकायत पर सीबीआई ने छापा मारा है।
वहीं रीवा में एक मनचले की सरेराह पिटाई हो गई है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो गया है। दरअसल एक युवती अपने भाई के साथ किसी काम से बाइक पर बैठकर बाहर जा रही थी, तभी अचानक एक मनचले ने उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की, जिसके बाद युवती के भाई ने लोगों की मदद से उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। हालांकि किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। और अब बात भगवान गणेश की करेंगे। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जबलपुर के अर्जी वाले गणेश मंदिर में भी गणपति बप्पा की धूमधाम से पूजा अर्चना हुई है। ग्वारी घाट के नजदीक इस सिद्धि विनायक के दरबार की खासियत है कि यहाँ श्रद्धालु लिखित में अर्जियां लगाते हैं। अपनी मनोकामना पर्ची में लिखकर नारियल के साथ मंदिर में चढ़ा दिया जाता है, जिसे मंदिर प्रबंधन नाम पते के साथ रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद बारी बारी से नारियल गणेश जी के सामने रखा जाता है और पुजारी मनोकामना पढ़कर गणेश जी को सुनाते हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद श्रद्धालु मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। आज भी भक्तों ने अर्जियां लगाई। अर्जी वाले सिद्ध गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भक्त लोग दूर दूर से अपनी कामना पूर्ति के लिए, अपने संकटों का निवारण के लिए, इच्छित फल प्राप्ति के लिए अर्जी लगाने आते हैं। भक्तों का यह विश्वास है भगवान सिद्ध गणेश जी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करते हैं, अर्जी को शीघ्र स्वीकार करते हैं। और इधर कोरोना काल में भोपाल में 4 फीट तक की गणेश प्रतिमाएं स्थापित करने का आदेश था, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर विसर्जन की अनुमति नहीं होने से लोग 2 फीट की प्रतिमा भी लेने से कतरा रहे हैं। ऐसे में गणेश चतुर्थी के दिन भी मूर्तिकारों को 2 फीट से अधिक ऊंचाई की प्रतिमा नहीं उनकी बिकी है। ऐसे में मूर्तिकार गणेश चतुर्थी के दिन निराश नजर आए। प्रजापति समाज के इन मूर्तिकारों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से उनका कारोबार बंद पड़ा है। मार्च के बाद से मटका बिकना बंद है। गणेश और दुर्गा उत्सव में कारोबार की उम्मीद थी। प्रशासन ने 4 फीट तक की प्रतिमाएं बनाने की अनुमति दी थी, लेकिन कोरोना में सख्ती होने के चलते लोग इन्हें लेने से परहेज कर रहे हैं। पहले कहा था 4-5 फीट तक की मूर्तियां बना लो, बनाई सर इधर उधर से पैसा लेके, और आज है ना देखिए अब मना कर रहे हैं। अगर मूर्ति के लिए मना कर दिया तो हम लोग कहाँ बेचेंगे सर? बताइए सर क्या करें, हम मर जाएं क्या करें? एक दिन बचा है सर हमारा, कहाँ जाएंगे हम लोग? ये नेता लोग एसी में बैठे रहते सर, वो तो बोल देंगे कुछ भी। प्रजापति समाज कभी किसी को वोट नहीं देगी, क्योंकि हम लोगों को इनने है ना जिंदा मार दिया, कीड़े मकोड़ों की तरह मार दिया। कोरोना हमें मारे ना मारे, सरकार हमें मार देगी। गवर्नमेंट की आंखें फूट गई, खत्म बिल्कुल। ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, कुछ नहीं। हमें सारा पैसा 10% का है। मेरे मकान की रजिस्ट्री रखी है गिरवी, मेरे सारे जेवर गिरवी रखे हुए हैं। कुछ और खबरों को देखते हैं। बीजेपी के सस्ता अभियान पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करके कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि सत्ता का ऐसा दुरुपयोग पहली बार देखा। उन्होंने कहा जहां आमजन के लिए सिर्फ नियम बने हैं, धार्मिक स्थलों के लिए धार्मिक आयोजन पर भी रोक, लेकिन बीजेपी नेताओं के लिए कोई नियम नहीं। उन्हें हर कार्यक्रम के लिए पूरी छूट है। कोरोना संक्रमण भले ही बढ़ता रहे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।